Okay. Second part you have to do in next class. We'll discuss. What about segment? Read this question. Try to understand this question. Go through this question. What they want to say. Could you wait? They have given deviation angle is 30 degree. Refractive index is √2. The angle made by the ray inside the prism with the base. ये जो रे होगी अंदर बेस के साथ कितने एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि वो पैरेलल रहती है. पैरेलल रहती तो 90 डिग्री बनाएगी. नहीं, मतलब पैरेलल में 0 डिग्री सॉरी. तो पैरेलल तो जब मिनिमम डिविएशन होता तब रहती. मिनिमम डिविएशन नहीं ना, डिविएशन दिया. दे आर गिवन डिविएशन 30 दिया ना. तो मिनिमम डिविएशन नहीं दिया इसमें, है ना. कैसे करेंगे? सर फिर वो फॉर्मूले से निकालेंगे n वाले, मतलब n इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन a बाय साइन बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2 वाले. उससे क्या निकालेंगे? उससे सर डेल निकालेंगे. उससे डेल एम मिलेगा ना. इधर डेल दिया हुआ है ना. हाँ. ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे. अगर हम डेल एम निकाल के देखें, है ना, और वो डेल के साथ मैच कर जाए. अगर डेल एम निकालने के लिए सारी वैल्यू दी है क्या? हाँ. ए दिया है, प्रिज्म एंगल दिया है 60 डिग्री. इफेक्टिवनेस. तो डेल एम निकाल. अगर डेल एम 30 के बराबर आ गया, डिवीजन के बराबर आ गया, तो फिर तो हम 0 लिख सकते हैं. अगर वो डेल एम इसके बराबर नहीं आया, फिर हमें बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, है ना. तो करके देखो. डू इट योरसेल्फ एंड देन नेक्स्ट क्लास में. ठीक, तो देख लो क्वेश्चन ये. ऑलराइट. मैक्सिमम डिविएशन जो है, हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम डिविएशन. मैक्सिमम डिविएशन कैसे निकालेंगे? देखो, डेल का फार्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए, है ना. तो जब आई को 90 कर दिया, जब यहां से हमने 90 पे प्रोजेक्ट किया, आई की मैक्सिमम वैल्यू कर दी, तो उस समय मैक्सिमम डिविएशन आएगा. लेकिन जब ये 90 होता है, R1 कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू आई सी. बिकॉज अगर हम लाइट को रिवर्स करें, डेंसर से रेयर में भेजे, तो 90 पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 कब होता है? जब ये आईसी हो जाए. तो रिवर्सिबिलिटी से हम बोल सकते हैं, ये अगर 90 है तो R1 विल बी आईसी. तो व्हेन आई इज 90, R1 विल बी आईसी. तो आईसी R1 मिल गया, तो R2 कितना होगा?
A minus R1, R1 is equal to IC है, तो R2 will be A minus IC, तो R2 मिल गया, तो R2 से हमें E मिल जाता है। अभी यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इसको मीडियम 1 ले लो, इसको 2 ले लो, N1 sin R2 ये वाला इज इक्वल टू एयर में आ रही बात 1 इंटू साइन ई, तो यहाँ से E निकालेंगे, पहले R2 निकालेंगे फिर E निकालेंगे, वो E यहाँ पुट करना पड़ता है। A is given, I is indirectly known, E will be found out from these 2 steps, 3 steps। तो इसमें बहुत सारे एंगल्स नॉन स्टैंडर्ड एंगल आते हैं, तो लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैक्सिमम डिवीजन पूछते नहीं, क्योंकि वो लॉग टेबल में ढूंढते ढूंढते ही एंगल टाइम निकल जाता है, तो देयरफॉर मैक्सिमम डिवीजन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, टाइम कंज्यूमिंग है। बट इफ एट ऑल इट इज कमिंग, तो यू शुड बी इन पोजीशन टू राइट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में तो लिखना आना चाहिए कम से कम क्या क्या करना है। कभी कभी कैलकुलेशन न करा के सिंबल के टर्म में दे देंगे तुम्हें। ऑल राइट, Yes, sir. तो मैक्सिमम डिवीजन, नाउ डिवीजन इन द थिन प्रिज्म, तो थिन प्रिज्म के लिए डिवीजन देखो ऐसे कर रहे हैं, थिन प्रिज्म के लिए डिवीजन, थिन प्रिज्म एंगल लेस देन 10 डिग्री है, तो सपोज इन नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, और ओरिजेंटल लेस स्मॉल एंगल इंसिडेंस के लिए, है ना, स्मॉल एंगल के लिए निकालने, वही लार्ज एंगल के लिए तो बहुत कम एंगल, ए प्रिज्म बहुत छोटा है ना, तो आई का एंगल बढ़ाने से भी डिविएशन इज नॉट दैट मच चेंजिंग, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से जो आता है वही फाइनली उसमें थोड़ा सा ही बढ़ता है, तो दिस इज हाउ इट इज डन। थिन प्रिज्म के लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R, तो यहाँ पर I रहता है, इधर अंदर की तरफ R1 रहता है, इधर I रहता है, तो साइन हट जाएगा फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन हट जाएगा यहाँ का, यहाँ का, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। जब बाहर निकलेगी रे, फिर से स्नेल्स लॉ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से, फिर से साइन हटा दिया, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई E के टर्म्स में। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा, R1 प्लस R2 को A लिख सकते हैं हम, पीछे हमने किया था, और I प्लस E को डेल प्लस A लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये एंगल आ जाता है। इसका डेरिवेशन नहीं आता, केवल हमें ये फार्मूला चाहिए बस, या फिर तीन प्रिज्म वाले फार्मूले से कर सकते हो। देखो n इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 साइन A बाई 2, इसमें साइन छोड़ दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो यही आ जाएगा। डेल M की जगह बस डेल लिख देंगे, बिकॉज थिन प्रिज्म में ग्राफ ज्यादा चेंज होता नहीं है, वो जो ना डिप नहीं होता उतना, तो ज्यादा मिनिमम पे नहीं जाता है, जो नॉर्मल डिविएशन रहेगा वही मिनिमम डिविएशन के आसपास ही रहता है थिन प्रिज्म में, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है तुम्हें, डेल इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, और दूसरे मीडियम में सपोज प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, सराउंडिंग मीडियम का n1 है, तो यहाँ पर n2 अपॉन n1 लिखना पड़ेगा। इसमें हमेशा सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना पड़ता है, सराउंडिंग यहाँ भी डिवाइड किया, सराउंडिंग मीडियम एयर है तो एयर का तो 1 रहता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट अगर अदर देन एयर है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला बन गया। कभी कभी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, if prism is 10 degree, prism angle is 10 degree, its refractive index is 1.5, then find the deviation produced by the prism when it is in vacuum and when it is in water। तो वैक्यूम में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा 1.5 माइनस 1, 0.5 बचा इंटू 10, तो 5 डिग्री आ जाएगा, और इसमें
यहाँ पे N2/N1 Ng अपॉन NW कितना निकाला था हम लोगों ने 1.125 निकाला था, उसमें से 1 माइनस हो गया 1.125 इंटू 10 पॉइंट 0.125 इंटू 10 तो 1.25 आ जाएगा, है ना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड्स में आ सकते हैं, डिपेंड बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। डेरिवेशन नहीं आता ये फार्मूले का। कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए भी देखो ये अच्छा है क्वेश्चन। ये बताओ पानी में डिविएशन बढ़ा कि घटा? डिविएशन कैसे मेजर करेंगे? देखो मेजर कैसे करेंगे, ऐसे सपोज ऐसे गया, ये 5 डिग्री बेंड हुआ, 5 डिग्री बेंड होके ऐसे आया, और सेकंड केस में कम बेंड हुआ, बेंड यहां से लेंगे ना 5 डिग्री, अपने पास से कितना बेंड हुआ है। और सेकंड केस में क्या हो रहा है, जब पानी में डाला उसको कम बेंड हो रहा है, 1 पॉइंट कितना बेंड हो रहा है, 1.25 1.25 की 1.125 क्या था, 1.125 तो 1.25, हाँ सही है। तो कम बेंड होगा, ऐसे आई रे, ऐसे जा रही थी, यहाँ पे बहुत कम बेंड, आगे जाके मीट होगा वो 1.25 डिग्री, ऑलराइट, बहुत आगे जाके मीट करेगा वो, कम बेंड होगा तो बहुत आगे जाके लाइक। अगर हम उससे कंपेयर करें, लेंस को पानी में डाला, इसको लेंस बना दें, एयर में जितनी फोकल लेंथ रहती है पानी में 4 टाइम्स हो जाती है, बहुत आगे जाके मिलेगा, वाटर में 4 टाइम्स हो जाती फोकल लेंथ। तो डिविएशन कम हो गया, रे जो है दूर दूर जाके बेस पे ग्राउंड को टच करेगी। ठीक, तो now we'll see dispersion of light. What do you mean by dispersion of light? Dispersion of light का मतलब होता है the splitting of white sunlight into its component colors. कंपोनेंट कलर्स में जो ओरिजिनल कलर्स होते हैं उसमें ब्रेक करना। तो क्यों ऐसा होता है, अभी हमने ऊपर जो फार्मूला डिराइव किया उस फार्मूले से कंक्लूजन निकालेंगे, इजी टू कंक्लूड। तो देखो डिविएशन डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। तो लैम्डा मतलब लैम्डा मोर फॉर रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है, हमने पढ़ा था रेड का रेयरर होता है, रेड इज रेयरर आर और आर आर, ठीक है। तो रेड का कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रेड विल डिविएट लेस, देखो कम डिविएट हो रही है यहाँ से, अपने ओरिजिनल पाथ से कम डिविएट हो रही, वायलेट ज्यादा डिविएट होती, तो रेड विल हैव लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस डिविएशन, तो रेड ऊपर रहेगा कलर, वायलेट सबसे नीचे आएगा। कैन यू सी, रेड अपने ओरिजिनल पाथ से कम डिविएट हो रही, ऐसे जा रही थी कम, वायलेट सबसे ज्यादा डिविएट हो गई, बिकॉज वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर रहता है। तो why light breaks into its component colors, because for different colors different refractive index there, therefore different deviations are there। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है, लेस रेड इज experiencing the same medium as rarer as compared to other one। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिड्यूस्ड, आर स्टैंड्स फॉर रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस्ड, है ना। तो रेड का डिवीजन भी कम होगा, इट विल रिमेन एट टॉप। हमने लेंस में फोकल लेंथ पढ़ी थी, रेड की ज्यादा होती है कि नहीं,
इसको लेंथ समझ लो थोड़ी देर के लिए। रेड सबसे आगे जाके मिल रहा है, वायलेट इधर मिल रहा है, तो ऐसा रेड इज गोइंग अहेड, है ना। तो इट इज मैचिंग विद दैट रिजल्ट आल्सो, ठीक है। तो dispersion is breaking up the light into its component colors because different colors have different wavelength, therefore different refractive index and so on. ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन मतलब कि दो जो कलर्स हैं, एक्सट्रीम कलर्स, उनके बीच का एंगल, ये इट इज द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, रेड एंड वायलेट। कैसे निकालेंगे? वायलेट का डिवीजन माइनस रेड का डिवीजन, इतना एंगल माइनस इतना एंगल, तो डिवीजन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बीच का एंगल मिल जाता है, थीटा। एंगुलर डिस्पर्शन को थीटा से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो इट इज द डिफरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स, रेड एंड वायलेट, और एंगल बिटवीन रेड एंड वायलेट रेज। रेड एंड वायलेट रेज की बीच के जो रेज है उनके बीच का एंगल। तो ये फार्मूला, डिवीजन ऑफ वायलेट इज मोर एंड रेड इज लेस, उसका जो डिफरेंस है वही एंगुलर डिस्पर्शन होता है। वैल्यू पुट कर दी इसकी, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू ए, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा। तो जो दोनों कलर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, उसका डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ए गिव यू द एंगुलर डिस्पर्शन। एंगल, दोनों कलर्स के बीच का एंगल, छोटा एंगल आएगा, इतना ज्यादा नहीं, फिर भी सिग्निफिकेंट तो आता ही, दिखता तो है ही हमें, यू कैन सी इट। छोटा एंगल दूर जाके बड़े डिस्टेंस पे सेपरेट होता है। ऑलराइट, तो एंगुलर डिस्पर्शन इज एक्सप्लेन्ड। और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू द मीन डिविएशन। एंगुलर डिस्पर्शन तो ये पढ़ा ही हमने, थीटा। मीन डिविएशन क्या होगा? बीच का जो कलर है, इन दोनों के बीच का जो डिवीजन है, आर एंड वायलेट का जो मीन निकाल लेंगे, उनके बीच का। येलो कलर जो है, येलो कलर आता है बीच में उसके, येलो कलर बीच का कलर नहीं है, बट डिवीजन के टर्म्स में वो सेंटर में रहता है। वो मीन, वैसे तो मीन से निकाल लेंगे। देखो कहाँ गया। तो रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, ये थीटा हो गया। एक मिनट, जस्ट लेट मी राइट फुल स्टेप्स। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डिवीजन। एंगुलर डिस्पर्शन कितना निकाला हम लोगों ने? एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल वी माइनस डेल आर अपॉन थीटा, और डेल वी अपॉन डेल आर ये निकाला हम लोगों ने। डेल वी अपॉन डेल आर ये निकाला हुआ है। और ये थीटा जो है मीन एवरेज निकालेंगे, थीटा द मीन डिविएशन। यहाँ पे जो थीटा है उसको, अच्छा एक मिनट, थीटा नहीं है, इट इज नॉट थीटा, इट इज डेल, मीन डिविएशन है। मीन डिविएशन में मीन डिफेक्टिव इंडेक्स विच विल बी इक्वल टू वायलेट का प्लस रेड का डिवाइड बाय 2, एन की वैल्यू, ए गेट्स कैंसल, एनवी अपॉन एनवी माइनस एनआर अपॉन एन माइनस 1, एन अलग से इन दोनों का जो दिया होगा उसका मीन निकालना पड़ेगा, प्लस करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। नो यूनिट, इसका यूनिट नहीं होगा, बिकॉज ये भी डिवीजन, एंगल का रेशो ही है, नो यूनिट ऑफ ओमेगा। वैसे तो पावर है, पावर का यूनिट जूल मत लिखिए,
वाट मत लिखना है ना। यहाँ के जितने पावर हैं, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या था, डायोप्टर था ना। इसका जो पावर है, डिस्पर्सिव पावर, इसका यूनिट नहीं है, बिकॉज इट इज द एंगल, डिविएशन एंगल। ठीक है, रेनबोज वगैरह नहीं है इस पर। Rayleigh's law for scattering of light is also not there. Optical instruments. Optical instruments में microscope and telescopes are there. Before that, we'll see what is the least distance of distinct vision, and some defect in vision कर लेंगे। माइक्रोस्कोप नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, देखते हैं। तो ये क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सिंबल इज डी, और इट इज आल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट। ठीक, तो ये देखो, दिस इज द ऑब्जर्वर्स आई, यहाँ से हम देख रहे हैं, सपोज ऑब्जेक्ट को कितना पास में ला सकते हैं, अप टू 25 सेंटीमीटर तक तो हमें ठीक से दिखेगा, उसके और पास ले आए तो देन विल फाइंड डिफिकल्टी इन सीइंग इट, बिकॉज वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट कैनॉट बी सीन प्रॉपरली, क्योंकि लेंस, अपने आई लेंस जो है उतना फोकल लेंथ चेंज नहीं कर सकता। तो मिनिमम हम जब रीड भी करते हैं 25 सेंटीमीटर से पास नहीं लाते ऑब्जेक्ट को। कंफर्टेबल व्यूइंग इज 25 centimeter. That is what is called least distance of distinct vision. It is the minimum distance at which object can be seen properly by a person with normal vision. Normal vision में 25 है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बढ़ जाती है। ठीक है, तो D is 25 सेंटीमीटर। ये हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यूज सब जगह। Least distance of distinct vision for normal eyes is 25 centimeter. It is the minimum distance up to which objects can be seen properly with the normal eyes. All right. तो डिफेक्ट इन विजन देख लेते हैं। डिफेक्ट इन विजन में क्या होता है, सपोज सबसे पहले नियर साइटेडनेस और मायोपिया, दूर से रेज आ रही है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। ये आई है और ये आई लेंस है, वो पहले ही कन्वर्ज हो गई। ये रेटिना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को हम सडन डिस्टेंस पे ले आए तब वो प्रॉपर कन्वर्जेंस हो जाती है रेटिना पे, और उससे आगे लाए तभी भी प्रॉपर कन्वर्जेंस हो जाती है। बट इसके बाद के जो है डिस्टेंस पे प्रॉपर कन्वर्ज नहीं होती, पहले ही कन्वर्ज होती, दे विल बी कन्वर्जिंग बिफोर द रेटिना। तो क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, नियर साइटेडनेस, मतलब नियर, पास के ऑब्जेक्ट तो दिख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं दिखते, दे आर नॉट सीन प्रॉपरली। देयर इज वन फार पॉइंट up to which objects are seen properly. Concave lens is required to correct the vision. In concave lens कितनी फोकल लेंथ का होना चाहिए, इनफाइनाइट से जो रेज आ रही है इतनी डाइवर्ज हो कि इमेज जो है फार पॉइंट पे बन जाए। आंख को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहीं पर है, आई विल फील ऑब्जेक्ट इज हियर, तो इमेज प्रॉपर बन जाती है, इमेज विल बी प्रॉपर, क्योंकि रेज आंखों को तो ऐसे लगेगा रेज यहाँ से आ रही। ठीक है, तो इनफाइनाइट की रेज का, इनफाइनाइट की जो इमेज है पॉइंट पी पर बन जाए, मतलब पी शुड बी फोकल पॉइंट ऑफ लेंस। इनफाइनाइट से जब रेज आती है तो फोकल पॉइंट में मिलती, तो जो फार पॉइंट है वही फोकल पॉइंट के बराबर उतना लेंस लेना पड़ता है। तो लेट अस सी हाउ। Concave lens is required such that image of the object at infinity should be formed at far point. तो u अगर infinity है, v should be equal to -x, which is the far point. लेंस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो,
1 by b minus 1 by u is equal to 1 by f. तो f is equal to x minus x, सामने है, इमेज सामने बन रही ना इसलिए माइनस। तो जो फोकल पॉइंट है, जो फार पॉइंट है वो उसका फोकल पॉइंट ही होना चाहिए लेंस का। अच्छा तुम्हें डाउट आ रहा होगा, सपोज ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं है, इनफाइनाइट पे नहीं है तो इमेज अंदर बन जाएगी। अंदर बनने से क्या, लेंस अपनी सिलियरी मसल से अपनी फोकल लेंथ चेंज करता है, यहाँ तक का चेंज कर लेगा। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेता है, उसको प्लेस करके इमेज फिर प्रॉपर बना देता है वहीं पर। इसके दूर वाले का नहीं कर पाता है। आई लेंस यहाँ पे मसल्स होती है, वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करती है, तो वो चेंजिंग की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम भी होता है, तो उसके बाद के ऑब्जेक्ट रेटिना पे फोकस नहीं होते, अंदर के ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएंगे। यहाँ पर उतनी कैपेबिलिटी रहती है उसमें आईज में, ठीक है। तो बस इसमें कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो फार पॉइंट है उतने फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए। कौन सा चाहिए, कॉनकेव चाहिए, माइनस है मतलब कॉनकेव चाहिए। तो एक क्वेश्चन करके फिर हम देख सकते हैं, आगे टाइम बचेगा तो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ। ये पॉइंट फिर से समझे तो सारे, इनफाइनाइट से रेज पहले ही फोकस हो जाती है, इसीलिए नियर साइटेडनेस पहले फोकस हो गई। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बराबर फोकस होती है, उसके अंदर बाकी बराबर फोकस होती है। तो हमें कैसा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, जो कि इनफाइनाइट से आती हुई रेस को पॉइंट पी पर, जो फार पॉइंट है, पी इज द फार पॉइंट है ना, ये फार पॉइंट है। इनफाइनाइट से आती हुई रेस को फार पॉइंट पर फोकस करा दे, तो आईज को ऐसा लगेगा रेस इधर से ही आ रही है, रेटिना पर इमेज बन जाएगी एंड ही विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, तो फार point of myopic person is 80 centimeter in front of eye. What is the power of the lens required to enable him to see very distant objects clearly? So f is equal to minus of far point, which is minus 80 centimeter. f 80 centimeter आ गया माइनस में, तो पावर निकाल सकते हैं। पावर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में होता तो 100 ऊपर आता है, माइनस 80 सेंटीमीटर पुट कर दिया, तो माइनस 1.25 डायोप्टर का पावर का लेंस लगे। सॉलिड एग्जांपल है ये। And in what way does the corrective lens help the above person? Does the lens magnify very distant objects? Explain carefully. No, magnify नहीं करता, रेटिना पर इमेज बना देता है बस। All right, can you hear me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. आवाज आना बंद हो जाए तो बता देना मुझे, क्योंकि वो आई थिंक माइक्रोफोन का प्रॉब्लम आ सकता है। The above person prefers to remove the spectacles while reading the book. Explain why. तो इस नियर पॉइंट इज ओके, उसका नियर पॉइंट ओके होगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर है तो उसकी फोकसिंग बराबर हो जाती है, इसके अंदर फोकसिंग बराबर हो जाएगी। तो ये डजंट नीड, फार पॉइंट के बाद के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, रेटिना पे फोकस करने के लिए चाहिए उसको लेंस, अदरवाइज डजंट नीड। तो दूर के अभी जनरली ये वाली जो डिफेक्ट है, ये वाली जो विजन में डिफेक्ट है, यंग एज में आ सकती है ना, चश्मा लगाना पड़ता है। तो बट दूसरा जो है डिफेक्ट, ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन नहीं है कुछ ज्यादा, तो ये एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्यादा इसमें आते नहीं है वैसे, इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना पढ़ा दिया बहुत है, एक क्वेश्चन भी कर लिया तो बहुत है। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं, ये फिनिश हो जाएगा, फिर हम माइक्रोस्कोप, इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आफ्टर द वैकेशन करेंगे। अभी फ्राइडे से वैकेशन है नहीं, 12th से वैकेशन है, 12th को है ना, 13th से वैकेशन है। ओके, Yes, तुम्हारा क्लास अभी लास्ट क्लास है, देन वील हैव ऑन, आई विल पुट मैसेज डाल दूंगा मैं, 13 से 18 तक है ना वैकेशन। ओके, 19 से रिज्यूम करेंगे। लॉन्ग साइटेडनेस आर हाइपरमेट्रोपिक पर्सन, तो इसमें क्या होता है, एक नियर अगर 25, इसमें जो है दूर के ऑब्जेक्ट तो ठीक से दिखते, पास के ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती, ये प्रॉब्लम करते। देखो नियर पॉइंट पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज पीछे बन गई, जाके 25 पे रखा
तो पीछे बन गई। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा खिसकाया यहाँ पर तो फिर बराबर बन रही है। तो मतलब नियर पॉइंट इज इंक्रीज नाउ। ये जनरली फॉर एज बढ़ने के साथ नियर पॉइंट बढ़ जाता है, तो रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, है ना। तो ये बढ़ गया, नियर पॉइंट क्यू पर आ गया। तो लेकिन अगर हम इसमें अगर हम ऐसे कॉन्वेक्स लेंस यूज करें और ऑब्जेक्ट को 25 पर रखें, है ना, तो अगर वो लेंस ने उसकी इमेज यहाँ पे बना दी तो आंखों को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्यू पर ही है ना। डाइवर्ट थोड़ा कन्वर्ज करेगा, नहीं ऐसे कन्वर्ज करेगा तो इसको यहाँ से आता हुआ दिखेगा। यहाँ भी उसने थोड़ा कन्वर्ज किया तो यहाँ से आता हुआ दिखेगा आई लेंस को। तो ऑब्जेक्ट एट 25, इमेज शुड बी एट न्यू नियर पॉइंट, दैट्स ऑल। ये कॉन्सेप्ट है। u -25 लेंगे और v कहाँ पर, जो q पर बनना चाहिए, तो f निकाल लेंगे। न्यू नियर पॉइंट दिया होगा, सपोज 50 हो गया नियर पॉइंट, माइनस लेना पड़ेगा सेम साइड में, तो f निकाल लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। लेंस लगा के हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट 25 पर रख के न्यू नियर पॉइंट पे इमेज बनता है। थोड़ा सा कन्वर्ज होगा तो यहाँ पे, तो लेट अस रीड द पॉइंट्स। क्लोज ऑब्जेक्ट्स नॉट सीन प्रॉपर्ली, नियर पॉइंट इंक्रीजेस, क्यू हो गया, जो p एक्चुअल है उससे बढ़ के q हो गया। कॉन्वेक्स लेंस इज नीडेड such that object placed at p, that is 25, its image is at q, that is new near point. तो न्यू नियर पॉइंट इज q, सपोज ये x पर है तो इमेज वहां पे बननी चाहिए, v इज इक्वल टू -x होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को अपना 25 पे ही रखना है जो नॉर्मल होता है, सामने है तो इसलिए -25। तो इससे न्यूमेरिकल कर लेते हैं बस। न्यू नियर पॉइंट v हो जाएगा माइनस में, और एक्चुअल नियर पॉइंट जो होता है 25 जो स्टैंडर्ड है, दैट विल बी 25 -25। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी बुक का। What focal length should the reading spectacles have for a person whom the least distance of distinct vision is 50? ये Q 50 हो गया, मतलब V उसका 50 हो गया, -50 सामने की साइड में, और U स्टैंडर्ड होता है, -25 लेना ही है सभी उसके लिए। इसमें पुट कर दो लेंस फार्मूले में, सॉल्व किया तो F जो है 50 आ गया, है ना। पावर कितनी होगी फिर, पावर विल बी 100/50, 2 डायोप्टर। तो जिसकी लीस्ट डिस्टेंस 50 हो जाती है जनरली एज के बाद, तो उसको पावर ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, रीडिंग ग्लासेस बोलते हैं उसको, 2 डायोप्टर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेंगे, टाइम है तो। ये एनसीईआरटी बुक का ये भी सॉल्व एग्जांपल है, केवल फोकल पॉइंट पूछा तो इसमें प्लस आ गई, देखो है ना? दोनों माइनस माइनस है तो प्लस आ गई। कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, रीडिंग ग्लासेस कॉन्वेक्स होते हैं, और जो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते उसके लिए कॉनकेव लगाना, माइनस का रहता है, जो पावर ग्लास होता है माइनस का रहता है, दूर के ऑब्जेक्ट देखेंगे, रीडिंग ग्लासेस प्लस रहता है। तो वन मोर क्वेश्चन देन दिस टॉपिक इज ओवर। अच्छा, इसमें ये भी डिफेक्ट बचा है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखो, power of glass is 1.5 diopter, then find near point of the hypermetropic person। तो पावर दिया है, फोकल लेंथ निकाल लेंगे इससे। फोकल लेंथ इज 1/p, मीटर में आ गई, 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर में आ गई, तो 1/f डायरेक्ट निकाल लिया, 1.5/100, और इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/v माइनस u तो फिक्स है -25, तो वो पुट कर दिया, और फोकल लेंथ हमने पावर से निकाल ली, ये आ गई। v के लिए सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो -40 आ गया। तो नियर पॉइंट उसका 40 सेंटीमीटर हो गया, जब 1.5 डायोप्टर है तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है। जब 2 डायोप्टर था तो कितनी थी फोकल लेंथ, 50 थी। फाइनली 1 मिनट और चाहिए। डू वी हैव? देखो, एक और प्रॉब्लम आती है, हाँ एक प्रॉब्लम और आती है जिसको इसका न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा पॉइंट बता दो। एस्टिग्मेटिज्म होता है, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस अपीयर्स टू बी डिस्टॉर्टेड। जैसे ये ऐसे ऐसे बने, इसमें तो वर्टिकल लाइन डिस्टॉर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आ रही, गैप हो रहा है उसमें,
यहाँ पे दिख रहा है, रेटिना पे ऐसी इमेज बनती है। तो क्या होता है इसमें, ये या तो इसमें ये इसका जो आई बॉल है उसका साइज बढ़ जाता है या कुछ और प्रॉब्लम रहती है, तो देयर मे बी अदर प्रॉब्लम्स इनसाइड, और साइज हैज गॉन अप और समथिंग, नॉन स्फेरिकल हो जाता है, तो देयर इज वेरियस रीजन। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? टू बी करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंसेज। ऐसे सिलेंड्रिकल लेंसेज आते हैं, उसको यूज करना पड़ता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो अभी इसको बराबर दिख रहा है, जो ये से ना, जो नेट है ये बराबर दिख रही है, इसमें डिस्टॉर्शन दिख रहा है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। अपने कोर्स में माइक्रोस्कोप जो है ना, लेंसेज वाले हैं, जो लाइट में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अदर वन, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को यूज करता है। दैट इज नॉट इन आवर कोर्स, बट उसकी रिजॉल्विंग पावर वेरी हाई होती है। if you see the images of electron microscope, गूगल में जाके देखो, they are very amazing pictures taken by electron microscope। उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करते हैं उसमें। इसमें अपने कोर्स में जो है लाइट की वेवलेंथ यूज करते हैं, विच इज मोर, तो उतनी रिजॉल्विंग पावर नहीं होती, बट फिर भी अच्छी रहती रिजॉल्विंग पावर। तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास माइक्रोस्कोप, सिंपल एंड कंपाउंड, एंड टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये टॉपिक रिमेनिंग है इसमें, और उसके बाद वेव ऑप्टिक्स विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लासेस में। Okay, sir. Okay, thank you. Shall I end it now? Yes, sir. All right. Happy Diwali. Be safe. All the best.